हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 12th क्लास के फिजिक्स के लिए जो चैप्टर नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 है विद्युत धारा, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं वह इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। जो बिहार बोर्ड क्लास 12th यानी 2025 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक अभी भी कर लीजिए, और अभी तक फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किए तो प्लीज़ शेयर कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपका, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार है कि ये आपका चैप्टर 3 से है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि किसी चालक में 3.2 किसी चालक में है कि 3.2 एम्पियर की धारा, किसी भी चालक में 2.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, क्या होगी? अगर किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ए में है कि 2 × 10⁻19, बी में कि 3 × 10⁻20, सी में कि 5.2 × 10⁻19, और डी में कि 9 × 10⁻20। तो क्या हो जाएगा? तो एक नंबर पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 × 10⁻19 होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर में है। 2 नंबर क्या है देखते हैं कि किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, क्या होता है? किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध में जो परिवर्तन होगा वह कैसे परिवर्तन होगा? ए में दिया हुआ है कि बढ़ता है, बी में घटता है, सी में नियत रहता है, और डी में शून्य है। क्या होता है? अगर किसी चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन होता है? तो वो जो उसका विशिष्ट ताप होता है वो क्या करता है? वो उसका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका क्या राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसको आप याद कर लीजिएगा। और चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर जो प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं। 3 नंबर जो प्रश्न आपको लिखा हुआ है गया, इसमें है कि आपका 15 मीटर लंबे, क्या है आपका क्वेश्चन है आपका कि 15 मीटर लंबे एवं 6.0 × 10⁻7 मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार में नगण्य धारा प्रवाहित करने पर तार का प्रतिरोध 5 ओम मापा गया। प्रयोगिता ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? 15 मीटर लंबे एवं 6.0 × 10⁻7 मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार में नगण्य धारा प्रवाहित करने पर तार का प्रतिरोध 5 ओम मापा गया है। प्रतियोगिता ताप पर तार के पदार्थ की प्रतियोगिता ज्ञात कीजिए। तो इसका एक में दिया हुआ है कि 2.0 × 10⁻9 ओम मीटर, और बी में कि 3.0 × 10⁻7 ओम मीटर, सी में 3.0 × 10⁻9 ओम मीटर, और डी में 2.0 × 10⁻7 ओम मीटर। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.0 × 10⁻7 ओम मीटर। और चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर जो प्रश्न में है क्या लिखा हुआ चलिए देखते हैं कि विद्युत शक्ति P, विद्युत धारा I तथा विभवांतर V के में संबंध क्या होता है? यानी विद्युत शक्ति P, विद्युत धारा I तथा विभवांतर V में जो संबंध होता है, संबंध बताइए आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए इसका कि विद्युत शक्ति P, विद्युत धारा I और विभवांतर V में क्या संबंध है? ए में दिया हुआ है कि P = V/I, बी में दिया हुआ है कि P = VI, सी में दिया हुआ है कि I = PV, और डी में I = PV²। तो विद्युत शक्ति, विद्युत धारा और विभवांतर में जो संबंध होता है वो होता है P = VI, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका क्या राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर, तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका इस प्रकार है। 5 नंबर जो प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न में क्या है लिखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल ऊर्जा होती है? 1 किलोवाट घंटा में कितनी जूल ऊर्जा होती है? तो 1 किलोवाट घंटा में जो जूल ऊर्जा होती है वो होती है 3.6 × 10⁻6 जूल ऊर्जा होती है। यानी आपका ये ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये होगा आपका राइट आंसर। तो चलिए हम अगला प्रश्न में चले। तो चलिए आपका हम उम्मीद करते हैं कि अभी 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर भी आपका सी ही होगा। और चलिए हम अगला प्रश्न में चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। 6 नंबर जो प्रश्न है कि 6 नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई कौन सी होती है? ए में दिया हुआ है वोल्ट, बी में है वाट, सी में न्यूटन, डी में जूल। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? इसका जवाब कमेंट में लिखिए कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होगी?
तो विद्युत वाहक बल की जो इकाई होती है वो होती है आपका ये एक में ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वोल्ट, इसका होगा राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 7 नंबर, चलिए देखते हैं 7 नंबर जो प्रश्न है इस प्रकार लिखा हुआ है। 7 नंबर प्रश्न है आपका कि विद्युत अपघटन की सुंदरता बढ़ाने पर विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? विद्युत अपघटन की सुंदरता बढ़ाने पर विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध में कैसा परिवर्तन होता है? ए में दिया हुआ है कि ए बढ़ता है, बी में है कि घटता है, सी में है कि नियत रहता है यानी एक जगह रहता है, और डी में है कि शून्य रहता है। क्या होता है? विद्युत अपघटन की सांद्रता बढ़ाने पर, सुंदरता लिखा हुआ है कि सांद्रता होगा, कि सांद्रता बढ़ाने पर विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध में कैसा परिवर्तन होता है? ये परिवर्तन होता है, ये बढ़ता है। क्या होता है? करता है, ये इंक्रीज करता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार है, आपका 8 नंबर में प्रश्न है, यह बोला जा रहा है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस लक्षण पर आधारित है? किरचॉफ का जो दूसरा नियम है क्या है? 2 नियम है किरचॉफ का, फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम। तो जो सेकेंड नियम है वो किस लक्षण पर आधारित बतानी है। पहला है आपका क्या, जो किरचॉफ का पहला नियम है वो है आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर। जो दूसरा है वो आपका है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहला क्या है? पहला आवेश, अगर पहला पूछे किरचॉफ का पहला नियम किस संरक्षण पर आधारित है तो वो क्या है? आवेश के संरक्षण पर। और पूछे किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण पर आधारित है तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये इस प्रकार है, 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर जो प्रश्न है ये वो लिखा गया कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उस पर उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, लगातार धारा 20 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, उत्पन्न ऊष्मा होगा वह क्या होगी? ए में दिया होगा 2800 CL और बी में कि कितना है? बी में कि 2000 सेल और सी में कि 1200 सेल और डी में कि 2100 सेल। कितना हो जाएगा? तो 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 2800 सेल, इसका होगा राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न पर 10 नंबर में है। 10 नंबर में जो प्रश्न है कि स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है? स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? ए में कि बढ़ता ही है जाता है, बढ़ता ही जाता है, बी में कि प्रथम घटता है और तब बढ़ता है, पहले घटता है फिर तब बढ़ता है, कि सी में कि प्रथम बढ़ता है तब घटता है, सी में कि और डी में कि पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। तो क्या होता है? स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का जो ताप होता है वह क्या करता है? तो पहले बढ़ता है और तब स्थिर रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर चलती है। अगला जो प्रश्न है आपका वो कुछ इस प्रकार से होने वाली है। 11 नंबर प्रश्न देखिए और जवाब दीजिए। 11 नंबर जो प्रश्न है कि यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% बढ़ाई जाती है तो समान प्रतिरोध पर उसकी शक्ति बढ़ेगी कैसे? ये भी बहुत बार पूछे गए प्रश्न है कि यदि विद्युत बल्ब में 3% से बढ़ाई जाती है, ये भी अगर प्रतिरोध पूछे तो जितना दे रहा है तो उसका दुगना सिर्फ कर देना है आपको। यदि विद्युत बल्ब में धारा 3% से बढ़ाई जाती है तो समान प्रतिरोध, शक्ति क्या है? वो शक्ति 3% है, शक्ति क्या है? 3% है, इसका क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोधकता 6% हो जाएगी, यानी इसका दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर में है। 12 नंबर में जो प्रश्न है कि हीट स्टोन ब्रिज से तुलना किया जाता है, किसका तुलना किया जाता है? हीट स्टोन ब्रिज से। इसका जवाब दीजिए कि हीट स्टोन ब्रिज से तुलना किया जाता है किसका? ए में है कि प्रतिरोधों का, बी में कि धारा का, सी में कि सभी का और डी में कि नॉन यानी कोई नहीं। तो हीट स्टोन ब्रिज से जो तुलना किया जाता है वह किसका तुलना किया जाता है? तो वो किया जाता है प्रतिरोधों का तुलना किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका ये 13 नंबर प्रश्न में। अगला प्रश्न 13 नंबर में है, क्या लिखा हुआ है? चलिए इसको भी देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर, यानी 1 kWh 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ए में दिया हुआ है 3.6 × 10⁻6 के और बी में दिया हुआ है 10⁻5 के और सी में के 3.6 × 10⁻4 जेल के और डी में के नॉन। कौन क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.6 × 10⁻6 जी के। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये 14 नंबर प्रश्न में है कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है? 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न जो ताप होगा 2 मिनट में किसके बराबर होता है? ए में दिया के 4 × 10⁻3, बी में के 6 × 10⁻3, सी में के 10 × 10⁻3 और डी में के 12 × 10⁻3। तो 100 W हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है? तो ये जिसके बराबर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी
12 गुने 10⁻³ जूल के ये बराबर होता है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका ये 15 नंबर में है। 15 नंबर में जो प्रश्न है कि चलिए देखते हैं क्या प्रश्न में लिखा हुआ है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है वो क्या है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है वो क्या है। तो विद्युत हीटर में वो तांबा का तरह नहीं प्रयोग किया जाता है, प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है, टंगस्टन का नहीं किया जाता है। तो विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है तो वो नाइक्रोम का किया जाता है। नाइक्रोम का व्यवहार किया जाता है विद्युत हीटर में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका हो जाएगा बिल्कुल भी राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर में है। 16 नंबर में जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि हमारे क्या है प्रश्न में, जल्दी देखते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं कि हमारे पास 3 बल्ब 40 वाट का, 60 वाट का और 100 वाट के हैं। इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा। बताइए कि हमारे पास जो है 3 बल्ब है। हमारे पास कितने बल्ब है? 3 बल्ब है। एक है 40 वाट का और दूसरा है 60 वाट का और तीसरा है 100 वाट का। तो इसमें सबसे कम प्रतिरोध किनका होगा। ए में है कि 40 वाट का, बी में है कि 60 वाट का, सी में है कि 100 वाट का और डी में कि नॉन, इनमें से कोई नहीं। यानी हमारे पास 3 बल्ब दिया हुआ है 60, 40, 100। तो इसमें कौन सबसे जो होगा कम प्रतिरोध किनका होगा। सबसे कम प्रतिरोध होगा ये वाला, जो आपका सबसे ज़्यादा का होगा उसका एक कम प्रतिरोध होगा, यानी सबसे 100 वाट का जो होगा उसका सबसे कम प्रतिरोध होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है आपका 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर में जो प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए में दिया हुआ है कि वेब यानी WB, बी में दिया हुआ है हेनरी यानी H, सी में दिया हुआ है एम्पियर यानी A और डी में हुआ है ओम। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है बताइए। कमेंट में आंसर दीजिए इसका। हम अभी देखेंगे कमेंट की कि कौन कौन जवाब दिए। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर डी होता है, ओम जो होता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर में है। 18 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। किसकी इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है। ए में दिए हुए धारा की, बी में आवेश की, सी में की विभवांतर की और डी में ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई होती है किसकी इकाई होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई होती है, एनर्जी यानी ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर में जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो होता है क्या, शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है, धनात्मक नहीं होता है, अनंत नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, वो होता है शून्य। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको सी ही दिया हुआ है, शून्य ही होता है। और चलते हैं अगला प्रश्न का 20 नंबर में है। 20 नंबर प्रश्न है कि किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या करता है। अगर हम किसी की धातु का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, वो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर हम किसी का ताप बढ़ाते हैं तो उसका भी प्रतिरोध बढ़ जाता है, घटता नहीं है, नियत नहीं रहता है, कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। किसी धातु का ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 21 नंबर में है। 21 नंबर में जो प्रश्न है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। क्या होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। ए में दिया हुआ कि अनंत, बी में दिया है कि बी में क्या दिया है 50,000 ओम और सी में दिया है शून्य और डी में दिया है कोई नहीं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या करता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर दिया है तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा अनंत। अगर एक वोल्ट मीटर अमीटर दिया होता आदर्श अमीटर तो उसका होता शून्य, और वोल्ट मीटर दिया है तो अनंत हो जाएगा। और चलिए है अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर में है कि 100 वाट हीटर के द्वारा उत्पन्न ताप 2 मिनट में किसके बराबर होता है। 2 मिनट में किसके बराबर होता है। ये होता है ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, यानी 12 गुने 10⁻³ के बराबर होता है। पहले भी बता चुके हैं क्वेश्चन। सही, इसको फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर में है। 23 नंबर में जो प्रश्न है कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में। क्या चीज़ मापने में किया जाता है हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार। ए में दिया हुआ है विद्युत वाहक बल, बी में धारा, सी में प्रतिरोध और डी में है आवेश। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है कि किस चीज़ को मापने में। तो ए में है कि विद्युत वाहक बल को मापने में नहीं किया जाता है, धारा को मापने में नहीं, आवेश को मापने में नहीं, ये प्रतिरोध को मापने में किया जाता है हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार। और चलते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर में है। 24 नंबर जो प्रश्न है कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या करता है। किसी धातु के तार को गर्म कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध क्या करेगा, वे घटता नहीं है, वे अपवर्तित नहीं रहता है, शून्य नहीं होता है। किसी धातु के तार को अगर हम प्रतिरोध गर्म कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। कितने बहुत बार बता चुके हैं, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। तो चलते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है आपका ये कितना नंबर प्रश्न है, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न में है। 25 नंबर में जो प्रश्न है कि
किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? हमने बताया था कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है और दूसरा नंबर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए इसको जल्दी से, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आपका आवेश संरक्षण नहीं होगा, संवेग संरक्षण, कोणीय संरक्षण ऐसा नहीं होगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न में है। 26 नंबर प्रश्न में कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध, जो आदमी स्वस्थ है उसका शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होगा? ए में कि 50,000 ओम, बी में कि 10,000 ओम, सी में कि 1,00,000 ओम और डी में कि 9। तो क्या हो जाएगा? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए हम अगला प्रश्न चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 27 नंबर प्रश्न है। 27 नंबर जो प्रश्न है वह इस प्रकार है कि आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। कितना किया जा सकता है? आपको 1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है और इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कितना किया जा सकता है? तो ये किया जाता है आपका 1.3 ओम जो है प्राप्त किया जा सकता है, यानी आपका सी बी ए नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम कितना क्वेश्चन बताएं। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन है आपका 28 नंबर भी क्वेश्चन है, इसको भी देख ले। तब देखते हैं कि भंवर धाराओं की दिशा किस नियम से प्राप्त होती है? जो भी भंवर धारा की दिशा होती है वो किस नियम से प्राप्त होती है? ए में किरचॉफ के नियम से, बी में प्लांक के नियम से, सी में लेंज के नियम से, डी में नॉन। तो भंवर धारा की दिशा जो प्राप्त होती है वो होती है लेंज के नियम से। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अब कमेंट में लिखिए कि 28 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए। बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए।